नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 8 जून से प्रारंभ होंगे जिले के धार्मिक स्थल। पूजा स्थलों पर बरतनी होगी सावधानियां। सरकार द्वारा जारी की गई है एसओपी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग होगी अनिवार्य। खैरी फटाका विस्फोट कांड की तीसरी पुण्यतिथि। घटना में मृत 26 मजदूरों को दी श्रद्धांजलि। ग्राम पंचायत खैरी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पीड़ित परिजनों की ओर जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं ध्यान। श्रमिक कार्ड बनाने किया जा रहा है पंजीयन। प्रवासी मजदूरों का हो रहा है पंजीयन। 90 मजदूरों में से 56 का हुआ पंजीयन। नगर पालिका में जारी है पंजीयन प्रक्रिया। और अब समाचार विस्तार से। 22 मार्च के बाद से विगत 88 दिनों के बाद 8 जून से देश भर में भक्तों के लिए सभी धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान एवं पूजा स्थल बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। संचालय स्वास्थ्य सेवाएं ने कोविड संक्रमण रोकने के लिए जनसाधारण को आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। एक अदृश्य बीमारी के चलते विगत 88 दिनों से देश भर के मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए बंद रहे। मस्जिदें इबादत गुजारों के बिना सुनी रही। गुरुद्वारे में गुरुबाणी की पवित्र गूंज सुनाई नहीं दी। गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं सीमित रहीं। मानवता पर जब कोरोना संकट छाया तो धर्म, पंथ, संप्रदाय और मजहब ने मानवता को बचाने अपनी परवाज़ दिखाई। संक्रमण को रोकने घरों में रहकर ही पूजा, प्रार्थना और इबादत करना बेहतर समझा। भले ही धर्म स्थलों पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपनी प्रार्थना और दुआओं में उस ईश्वर का स्मरण कर इस भयावह बीमारी के संकट को दूर करने मुरादें मांगी। शायद भक्तों की मुरादों का असर रहा है कि अब धीरे धीरे देश में कोरोना जैसी भयावह बीमारी के संक्रमण को रोकने में कुछ हद तक कामयाबी मिली है, जिसके बाद सरकार ने भी देश भर में धार्मिक स्थलों को पुनः भक्तों के लिए खोलने का मन बनाया है, जिसके लिए सरकार ने विधिवत गाइडलाइन भी तैयार की है। जिसके बाद सभी धार्मिक स्थल 8 जून से पुनः भक्तों के लिए तैयार हैं, जिसको लेकर मंदिर समितियों ने मंदिरों में व्यापक तैयारियां भी प्रारंभ कर दी हैं। मंदिर समितियों के द्वारा मंदिरों के बाहर नोटिस बोर्ड भी चस्पा कर दिया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क पहनकर ही मंदिरों में प्रवेश की श्रद्धालुओं से अपील की गई है। जबकि मंदिरों में लगी घंटियों को अब भी संक्रमण से बचाने के लिए पॉलीथीन से कवर कर रखा गया है। धार्मिक प्रतिष्ठानों और पूजा स्थलों पर कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी के परिप्रेक्ष्य में संचालय स्वास्थ्य सेवाएं ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाली समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान एवं पूजा स्थल बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। संचालय स्वास्थ्य सेवाएं ने कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जनसाधारण को आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। धार्मिक प्रतिष्ठानों एवं पूजा स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों एवं आगंतुकों से आवश्यक सावधानियों का पालन करने की अपेक्षा की गई है। प्रवेश द्वार पर हैंड हाइजीन के लिए सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। लक्षण रहित व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। मास्क या फेस कवर पहने होने पर ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रचार सामग्री का प्रदर्शन प्रमुखता से किया जाए। ऑडियो एवं वीडियो क्लिप द्वारा बचाव संबंधी सावधानियों का बार बार प्रसारण सुनिश्चित करना होगा। आगंतुकों को जूते चप्पल स्वयं के वाहन में खोल कर आने की समझाइश दी जाए। आवश्यक होने पर जूते चप्पल प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के लिए निर्दिष्ट पृथक स्थान पर स्वयं रखे जाएं। परिसर के बाहर एवं पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना धार्मिक प्रतिष्ठान संचालकों के लिए अनिवार्य होगा। धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा परिसर की बार बार सफाई और विसंक्रमण सुनिश्चित किया जाए। जिले के खैरी फटाका विस्फोट में मृत हुए 26 मजदूरों की 7 जून को तीसरी बरसी पुण्यतिथि मनाई गई। खैरी ग्राम पंचायत में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर सभी मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्म शांति की कामना की गई।
कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन होने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सादगीपूर्ण माहौल में ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत खैरी सरपंच फूलकंद मोहारे, समाजसेवी राजा लिल्हारे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रशांत मोहारे, पूर्व सरपंच गौरीशंकर मोहारे, शिवाजी बावीस्ताले शामिल रहे। गौरतलब हो कि 7 जून 2018 को नगर मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर ग्राम खैरी के जंगल में अवैध रूप से संचालित फटाका फैक्ट्री में विस्फोट हो जाने से फैक्ट्री में काम कर रहे 26 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे में पूरा जिला सहित प्रदेश दहल गया था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन घटना के बाद मृतक के पीड़ित परिजनों की ओर जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान समाजसेवी राजा लिल्हारे ने बताया कि खैरी कांड हमारे जिले का ऐसा कांड है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस घटना ने जिले ही नहीं पूरे प्रदेश व देश को भी झकझोर कर रख दिया था। इस हादसे में 26 मजदूरों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि जब वह घटना हुई तो उसके बाद कुछ दिनों तक जनप्रतिनिधियों व राजनेताओं को ध्यान था, लेकिन आज तीसरा वर्ष है, किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई सूझबूझ और न ही उनकी ओर कोई ध्यान दिया गया है। खैरी कांड हमारे जिले का ऐसा कांड जिसे जो भुलाए नहीं भूलता, और यह उसका तीसरा वर्ष है। हम लोग लगातार ग्राम पंचायत खैरी के सहयोग से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस साल भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाते हुए यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। और एक ऐसी घटना जिसने संपूर्ण जिले ही नहीं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को झंझोड़ कर रख दिया था, और आज भी हम उन्हें याद करते हैं, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें जब तक हमारे मन में आए हम चला पाएँ, जब तक इस कार्यक्रम को हम चलाएं, ऐसी हम आशा के साथ इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को चला रहे हैं। और जनप्रतिनिधियों ने भी बोला था कि काफ़ी उनकी मदद की जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति अभी 3 सालों में नज़र नहीं आई। आपका क्या कहना है? भैया मेरा तो मानना है कि जब वो घटना हुई थी उसके बाद कुछ दिनों तक ही जनप्रतिनिधि और हमारे राजनेताओं को उनका ध्यान था। उसके बाद से आज ये तीसरा वर्ष है। मैं यह बात कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं हो रही कि कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा न उनकी कोई सूझबूझ ली गई है, न उनकी ओर ध्यान दिया गया है, और ना ही कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी की ओर से भी उन पीड़ित परिवारों का कोई ध्यान दिया गया है। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच फूलकंद मोहारी ने कहा कि हर वर्ष खैरी पटाखा कांड में मृत मजदूरों को ग्राम पंचायत खैरी की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष तीसरी पुण्यतिथि पर सभी मृत मजदूरों को याद करते हुए सादगीपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी मृत मजदूरों के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर मृत आत्मा की शांति की कामना की गई। फिर हम अपने भैया नहीं आते तो हम लोग कुछ और व्यवस्था करके कुछ करते, ऐसे छोटे रूप में करते। नाम बताया आपका? लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों व प्रदेश के अन्य जिलों से शहर में आए प्रवासी मजदूरों का नगरपालिका में श्रमिक कार्ड बनाने पंजीयन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अब तक 90 श्रमिकों में से 56 मजदूरों का पंजीयन कार्य पूर्ण हो चुका है। श्रमिक कार्ड बनने के बाद इन मजदूरों को भी श्रमिक कार्डधारियों को मिलने वाली शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। गौरतलब हो कि जिले में रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं होने से जिले में बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों व महानगरों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं, जिसमें शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों की संख्या अधिक है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन होने से काम धंधा बंद पड़ा हुआ है, जिससे महानगरों व बाहर राज्यों में काम करने वाले मजदूर अपने गृह ग्राम लौट गए हैं, जिसमें जिले में अब तक 1,10,000 मजदूर वापस लौट चुके हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में 90 मजदूर आए हैं, जिनका श्रमिक कार्ड के लिए पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। इस बारे में योजना शाखा प्रभारी चंदन प्रजापति ने बताया कि प्रवासी मजदूरों का श्रमिक कार्ड बनाने पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। 31 मई तक 56 मजदूरों के पंजीयन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिन्हें शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। 8 जून से जहां एक और सरकार ने देश के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं, तो वहीं जिले में अब भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष सुभान मंसूरी ने कहा कि जब तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई आदेश नहीं दिए जाते, तब तक मस्जिदों में यथावत स्थिति बनी रहेगी।
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण काल के दौरान 8 जून से देश के सभी धार्मिक स्थलों को पुनः प्रारंभ करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। धार्मिक प्रतिष्ठानों और पूजा स्थलों पर कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान एवं पूजा स्थल बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने कोविड संक्रमण रोकने के लिए जनसाधारण को आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। लेकिन मीडिया में आदेशों के प्रसारण के बाद जिले में भ्रम की स्थिति निर्मित है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर सुभान मुन्ना मंसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक जिला प्रशासन से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, बस मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक जिला प्रशासन के द्वारा आदेश जारी नहीं किए जाते तब तक हम कोई नया कार्य नहीं करेंगे। मस्जिदों में यथावत स्थिति बनी रहेगी। अभी जिला प्रशासन से अभी किसी किस्म का कोई अभी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और सिर्फ मीडिया के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि 8 तारीख से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। तो हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मस्जिदों में साफ़ सफाई और जो भी इंतज़ाम होते हैं हमने पूरे इंतज़ाम करके रखे हैं। जैसा ही हमको जिला प्रशासन से आदेश होगा हम उस आदेश का पालन करेंगे। तो ऊपर से क्या आदेश मिले हैं? जैसे दिल्ली भोपाल की अगर हम बात करें तो किस टाइप की एहतियाती बरती जाएगी? जी अभी तो वही मीडिया में हम देख रहे हैं कि भाई वज़ू खाने बंद किए जाएंगे और लेट बार बंद रहेंगे और डिस्टेंसिंग की जाएंगी। तो जो भी आदेश आएंगे हमको जिला प्रशासन के यहाँ से, अभी कोई आदेश आए नहीं है। इसके पहले भी जो आदेश आए हैं उसका हमने पालन किया है और वैसे ही आगे हम पालन करेंगे। जैसे आज संडे है, रविवार है, अगर आज शाम तक आदेश नहीं आते तो फिर कैसा क्या कल ओपन होगी नहीं होगी आम लोगों के लिए? बिना आदेश के तो हम कोई काम करने वाले नहीं हैं। जैसे मुख्तसर लोगों की जमात हो रही थी वैसे ही मुख्तसर लोगों की जमात होंगी और अगर जिला प्रशासन कल तक के अगर कोई आदेश आता है तो उसके बाद से अगर वो जो लोगों की परमिशन देते हैं उतने लोग फिर से नमाज। इस दौरान सदर सुभान मंसूरी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों की आर्थिक स्थितियां भी बिगड़ गई हैं। मस्जिदों के खिदमतगारों को वेतन देने के लिए राशि नहीं है। उन्होंने बताया कि शादी हॉल के बंद रहने से काफी परेशानियां हुई हैं। शादी हॉल की दुकान से लॉकडाउन के दौरान किराया भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आर्थिक रूप से काफी परेशानियां आई हैं। हाँ, इसमें आर्थिक रूप से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं और अंजुमन तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी संस्था है, लेकिन हमारी और भी जो मस्जिदें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। हमने यहाँ पर जो है मौलाना, मौज़्ज़न, खिदमतगार का जो मंथली पगार वगैरह रहती है वो तो सब चल ही रही है और सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ है शादी हाल जो बंद है हमारा 75 दिनों से, और जो भी दुकानें हैं वो सब दुकानें बंद थी तो उनके जो बकायेदार हैं, हमारे किराएदार हैं, उनसे भी किसी किस्म का भी मंथली उनकी कुछ पेमेंट आई नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और खर्चे तो हमारे पूरे लगे हुए हैं। लाइट का बिल है और हमारे यहाँ जो खिदमतगार है, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब और जो भी लोग हैं सबकी पेमेंट। कितने का नुकसान हुआ होगा अंजुमन को इस लॉकडाउन के दौरान? इसमें हमको कम से कम 5 लाख रुपए का नुकसान अंजुमन को हुआ है और जो लोगों ने शादी हाल वगैरह बुक किए थे उनको भी पेमेंट हमको वापस करना पड़ रहा है। तो उनका पेमेंट वापस ही कम से कम 3 लाख रुपए की हमको वापसी करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने जहां 8-8 घंटों तक पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर तैनात रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी पुलिस जवानों की खूब हौसला अफजाई की। आज रात्रि BTV न्यूज के बाद देखिए अजाक SP रश्मि डाबर से खास चर्चा। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है।
8 जून से होटल और रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्म स्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी। अनलॉक 1 के तहत 8 जून से इन जगहों को खोलने की सरकार ने इजाजत दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से होटल के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होना जरूरी होगा। सिर्फ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत होगी। इस दौरान सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। स्टाफ और गेस्ट जब तक होटल में रहेंगे तब तक उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए होटल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा और अन्य आवश्यक एहतियाती उपाय करने होंगे। कोशिश होनी चाहिए ऐसे कर्मचारी सीधे लोगों के संपर्क में न आए। होटल में उचित भीड़ प्रबंधन के साथ साथ बाहरी परिसर जैसे कि पार्किंग स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का विधिवत पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी बनी हुई है। मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था होनी चाहिए। होटल में एंट्री के लिए लगने वाली कतार में लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होना चाहिए। लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। गाइडलाइन में रेस्टोरेंट संचालकों को डिस्पोजेबल मेनू का उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही क्लॉथ नैपकिन के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन के उपयोग करने के निर्देश दिए गए। वहीं जितना हो सके डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की बजाय टेक अवे पर जोर देना होगा। होम डिलीवरी से पहले होटल अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नियमित अंतराल पर किचन को सैनिटाइज करना होगा। 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इन जगहों पर जाने की मनाही है। 8 जून से प्रारंभ हो रहे रेस्टोरेंट और होटलों को लेकर जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट संचालक अक्षय काकरिया ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार 8 जून से रेस्टोरेंट प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसमें डिस्पोजेबल मेनू का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। वहीं 50% कर्मचारियों के साथ 8 जून से रेस्टोरेंट प्रारंभ कर दिया जाएगा। नियम है और कैसे आप लोग चलाएंगे? अभी जैसा कि कोविड-19 का जो महामारी है पूरे विश्व में, इस वजह से पिछले 22 मार्च से रेस्टोरेंट, कैफ़े, बाकी सभी चीज़ें बंद थी, जिसमें आगामी आदेश में रेस्टोरेंट को कल से डेट दिया है 8 तारीख से, जिसमें गाइडलाइंस आई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सभी कस्टमरों को सैनिटाइज करवा के ही अंदर एंट्री लेना है। इसके साथ साथ कल से सिटिंग भी व्यवस्था चालू है। अभी तक सिटिंग थी नहीं, कल से सिटिंग के लिए भी सभी के लिए चालू हो जाएगी। और इसमें मुख्य बिंदु है कि जैसे जो मेन्यू कार्ड है वो एक दूसरे से हाथ से टच होते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने आदेश किया है कि उसकी फ़ोटोकॉपी रखें या फिर मोबाइल में उसका PDF दें, ताकि लोग मोबाइल में देख लें या फ़ोटोकॉपी, और उसके बाद अगर कस्टमर चले जा रहा है तो वहाँ से PDF वहाँ से हट जाएगा या फ़ोटोकॉपी को अलग कर देगा। अच्छा, 2 माह से आपका रेस्टोरेंट बनता, कितना नुकसान उठाना पड़ा होगा? सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं 7-8 साल से इस चॉकलेट स्टोरी का संचालन कर रहा हूँ। अभी मेरा एक और रेस्टोरेंट MP50 भी जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ था उसके 7 दिन पहले ही चालू हुआ था, तो काफ़ी स्टाफ है, 28-29 लोगों के स्टाफ के साथ काम करना, और उन लोगों को अपने परिवार टाइप रखते हैं अपन। तो अभी किसी को नौकरी से नहीं निकाले हैं, सभी को रख रहे हैं, लेकिन अभी 50% स्टाफ के साथ काम चालू कर रहे हैं। तो नुकसान तो काफ़ी है, लेकिन ठीक है, सभी का है, जैसे जैसे आगे होगा वैसे। लॉकडाउन के बाद से राज्य सरकार और शराब ठेकेदार आमने सामने बने हुए हैं। शराब ठेकेदारों ने सरकार से खफा होकर ठेके नहीं चलाने का निर्णय लेते हुए माननीय न्यायालय की शरण ली, जिस पर बीते दिनों सुनवाई हुई और कोर्ट ने आदेश दिया कि जो ठेकेदार शासन की नीति के अनुसार ठेका जारी रखना चाहते हैं 3 दिन में शपथ पत्र प्रस्तुत करें। इन सब के बीच मयकदों की तालाबंदी मयकशों के लिए सितमगर बनी हुई है।
प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही बालाघाट की शराब दुकानों पर भी ताले लटकी हैं और शराब प्रेमी पहले लॉकडाउन की वजह से परेशान हुए, इसके बाद कुछ समय के लिए ठेके खुले भी, तो अब सरकार और ठेकेदार के बीच का मसला है जो कब सुलझेगा इसका इंतजार है। लॉकडाउन के बाद माननीय न्यायालय की शरण में गए कुछ शराब ठेकेदारों की याचिका पर बीते दिनों सुनवाई हुई। गुरुवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, जिसमें कहा कि जो शराब ठेकेदार सरकार की नई नीति के अनुसार आगे ठेका जारी रखना चाहते हैं वे 3 दिन में अपना शपथ पत्र पेश करें और ऐसा नहीं करने पर ठेकेदारों को आवंटित शराब दुकानों की सरकार नई शर्तों के तहत फिर से नीलामी करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसके तहत 3 दिन की समय सीमा का सोमवार को अंतिम दिन है। वहीं इस मसले की सुनवाई 17 जून को होनी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 360 समूहों ने ठेके लिए हैं। इनमें से 235 ने विकल्प चुन लिया है तथा 125 राजी नहीं हो पाए हैं, जिन्हें कोर्ट के निर्णय के अनुसार शपथ पत्र देकर यह तय करना है कि वर्ष 2020-2021 की आबकारी नीति के तहत दुकानें संचालित करना चाहते हैं या नहीं। 3 दिन की मियाद कोर्ट ने तय कर रखी है, जिसमें सोमवार को ठेकेदारों का अंतिम निर्णय सामने आएगा। जो ठेकेदार शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तो यह मान लिया जाएगा कि वे दुकानों का संचालन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने अपनी नीति में साफ कर रखा है कि वे ठेकेदारों की नहीं मानेगी और सरकारी शर्तों पर ही ठेकेदारों को ठेका चलाना होगा। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुकानों के बंद रहने से हो रहे राजस्व के नुकसान को देखते हुए सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वे हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। उन्हें दुकानें कुछ समय के लिए संचालित करनी पड़ सकती है। सूत्रों की माने तो जिन दुकानों के लिए कोई आगे नहीं आएगा तो उनके छोटे समूह या फिर एकल टेंडर निकालकर दुकानों का नए सिरे से नीलामी करने की तैयारी है। इसमें टेंडर की अवधि कम रखकर भी दुकानों को नीलाम किया जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने शराब कारोबारियों की याचिकाओं पर थोड़ी राहत देते हुए फिलहाल सरकार को उनसे किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं करने को कहा है। आगामी 17 जून की सुनवाई के बाद पूरी तस्वीर साफ होगी। बालाघाट जिले की बात की जाए तो वर्ष 2020-2021 के लिए जिले में एकल समूह का ठेका है, जिसमें कंपनी की ठेकेदारी में शराब दुकानों का संचालन हो रहा है। जिले में कुल 102 शराब दुकानें हैं, जिसमें 24 विदेशी तथा 78 देशी शराब दुकानें चलाई जा रही हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ठेके की बात करें तो 268 करोड़ 74 लाख रुपये में ई ऑक्शन से ठेका किया गया था, जो बीते वर्ष की तुलना में 68% अधिक राजस्व दे रहा है। एग्रीमेंट किए जाने और एरियर का भुगतान किए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 और 5 मई को मॉयल श्रमिकों द्वारा काम बंद हड़ताल की गई थी, जिससे उत्पादन न होने के चलते मॉयल को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। मजदूरों द्वारा दी गई 2 दिवसीय हड़ताल का मॉयल प्रबंधन पर व्यापक असर पड़ा है। जहां मॉयल निदेशक मुकुंद चौधरी ने बीटीवी न्यूज को एक वीडियो जारी कर मजदूरों द्वारा की गई इस हड़ताल की निंदा की है, जिसमें उन्होंने की गई इस हड़ताल को देश के खिलाफ किया गया कार्य बताया है। साथ ही उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि जिन मांगों को लेकर मजदूरों द्वारा काम बंद किया गया था वह मांगे लगभग पूर्ण हो गई है, जिनके 1 या 2 बिंदुओं पर वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार के साथ चर्चा जारी है, जो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। बीटीवी न्यूज को जारी किए गए इस वीडियो में उन्होंने मजदूरों और मजदूरों के विभिन्न संगठनों को किसी भी प्रकार की अफवाहों में न आने और हड़ताल जैसे कदम न उठाने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने वेतन समझौते, एरियर की राशि, बेसिक वेतन सहित मजदूरों के हितों में हर संभव कार्य करने का भरोसा दिलाया है। की वजह से अनुमानित नुकसान करोड़ों रुपए में हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमने अपनी खनन कार्य को मास्क, सैनिटाइजर्स, हाथ धोने की सुविधा और सावधानियों के साथ शुरू किया है। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए मिलजुल कर आप सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जुलाई 2020 से उत्पादन बढ़कर सामान्य स्तर पर आ जाएगा, परंतु यह जानकर मुझे अत्यंत हैरानी और दुख हुआ है कि 4 और 5 जून 2020 को खदानों में कार्य धीमा किया गया और कुछ जगह पर काम रोका भी गया। प्रबंधन की तरफ से वेतन समझौते में हुई देरी इसका कारण बताया जा रहा है। मेरी सूचना के अनुसार यह हमारे मान्यता प्राप्त यूनियन के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। आप सभी जानते हैं कि मैंगनीज ओर का उत्पादन ही हमारा अन्नदाता है और आज हम जो कुछ भी है वो अतीत में हुए उत्पादन की वजह से इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जब पूरा देश कोविड से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और सामान्य स्थिति हासिल करने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहा है,
ऐसी स्थिति में ऐसा कदम उठाना पूरे देश के हित के खिलाफ है और यह मॉयल और मॉयल परिवार को भी अत्यधिक प्रभावित करेगा। उपरोक्त कार्य और भी आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, जबकि वेतन समझौते की बातचीत अंतिम चरण में चल रही है और मांगों की सभी बिंदुओं पर लगभग समझ विकसित कर ली गई है। सिर्फ एक या दो बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाना शेष है, जो लगभग सहमत होने के कगार पर है। मैं इस अवसर पर उन सब कर्मचारी और यूनियंस का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो कि इस कठिन परिस्थिति में भी ड्यूटी पर आए और बाकी कर्मचारियों को काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। कंपनी को मजबूत बनाए रखने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी से उत्पादन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करने का अपील करता हूं और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके भलाई का ध्यान हमेशा रखा जाएगा। मेरा दृढ़ता से मानना है कि हमारे कर्मचारी और कार्यकर्ता आइंदा अफवाहों के शिकार नहीं होंगे, कामकाज जारी रखेंगे और भविष्य में कंपनी के संचालन को कभी भी नहीं रोकेंगे। मैं सभी यूनियंस और उनके पदाधिकारियों से यह उम्मीद करता हूं और यह अपेक्षा रखता हूं कि एक विषय पर कभी कोई भी विवाद नहीं हो सकता और वो है कि मॉयल का हित सर्वप्रथम है। किरनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेनेगांव में एक कृषक खेत में मोटर पंप चालू करते समय करंट लगने से झुलस गया। घायल श्रवण कुमार पांची को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जबकि पारिवारिक विवाद को लेकर एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की पिटाई कर उसे घायल कर दिया, जिसे भी जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि श्रवण कुमार 7 जून की सुबह खेत गया था। खेत में मोटर चालू कर रहा था, तभी मोटर पंप का वायर जो बोर्ड में गया था वह अचानक निकलकर हाथ की कलाई से टकराने से करंट से झुलस गया, जिसे तत्काल किरनापुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसका उपचार अस्पताल में जारी है। पारिवारिक विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर घायल कर दिया। घायल महिला मंगोली थाना किरनापुर निवासी माया पति आशीष पारधी 25 वर्ष को उपचार के लिए बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिला के पिता मंझारा निवासी मदनलाल चौधरी ने बताया कि 2 दिन हुए मेरी लड़की और दामाद गांव आए थे। 6 जून की शाम करीब 7 बजे दामाद आशीष ने माया को मारपीट किया, जिससे वह बेहोश हो गई, जिसकी हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। बीटीवी के नन्हे दर्शक ओम भारद्वाज का 7 जून को जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा गजेंद्र, मम्मी प्रियंका, दादा दादी, बड़ी मम्मी एवं भाई बहनों सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 8 जून से प्रारंभ होंगे जिले के धार्मिक स्थल। पूजा स्थलों पर बरतनी होगी सावधानियां। सरकार द्वारा जारी की गई है एसओपी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग होगी अनिवार्य। खैरी फटाका विस्फोट कांड की तीसरी पुण्यतिथि। घटना में मृत 26 मजदूरों को दी श्रद्धांजलि। ग्राम पंचायत खैरी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पीड़ित परिजनों की ओर जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं ध्यान। श्रमिक कार्ड बनाने किया जा रहा है पंजीयन। प्रवासी मजदूरों का हो रहा है पंजीयन। 90 मजदूरों में से 56 का हुआ पंजीयन। नगर पालिका में जारी है पंजीयन प्रक्रिया। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।